तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है मुंबई मेट्रो लाइन 6 और यहाँ पर 108 कोच रोलिंग स्टॉक्स को मंगवाने का ऑर्डर यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। बेसिकली टेंडर इन्वाइट किए गए हैं इतने सारे कोचेस को सप्लाई करने के लिए। ये जो कोचेस चलेंगे वो हो गए लाइन 6 पर जो स्वामी समत नगर जो वेस्टर्न मुंबई के अंदर आता है वहाँ से लेकर विक्रोली के बीच में चलेगी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास में। और ये कोचेस जो है इनके लिए 989.87 करोड़ रुपीज़ का ये टेंडर रिलीज हुआ है। वैसे प्रोजेक्ट $241 मिलियन का है, लेकिन यहाँ पर ये जो पिंक लाइन है ये जो पूरे 108 कोच में बोल रहा हूँ यहाँ पर 18 ट्रेन सेट्स बनेंगी 6 कोचेस वाली और ये सारी की सारी स्टैंडर्ड गेजेस होंगी। अब प्रॉबेबली जो एल्स्टॉम सीमेंस और कई दूसरी कंपनीज है वो यहाँ पर बिड्स प्लेस करेगी, जिसके बाद में होपफुली आने वाले 1.5 साल के अंदर ये मिलना हमें शुरू होंगे। 159 वीक्स का यहाँ पर वैसे बात की गई है और उसके पहले यहाँ पर इनका टेस्टिंग शुरू होगा। जैसे जैसे एक कोच वगैरह आना शुरू होता है और इनके टेस्टिंग के बाद में जब से लाइन बनती है वैसे उसके ऊपर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। वैसे दोस्तों ये जो लाइन है इसका अच्छा खासा स्पीड में काम चल रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के अंदर लगने वाले स्टेशन के साइनेजेस से रिलेटेड, जहां पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है मुंबई के अंदर वहां पर जो साइनेज यूज की गई है उसको फाइनलाइज किया गया है एज स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो दोस्तों कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको खबर दी थी कि इंडियन रेलवेज करना ये चाहती है कि जितने भी साइनेज होते हैं प्लेटफॉर्म नंबर्स, वॉशरूम का साइन, कैंटीन का साइन, एंट्री एग्जिट साइंस, इनको स्टैंडर्डाइज करना चाहती है पूरे देश के अंदर। करेंटली जो अलग अलग रेलवे डिविजन है, इनफैक्ट कुछ रेलवे स्टेशन जो है वो अपनी मर्जी से चाहिए वैसे डिजाइन में साइन बनाते हैं, जिसके कारण जब देश के अलग अलग कोनों से लोग ट्रैवल करते हैं तो डिफिकल्टीज फेस होती है साइनेजेस को पढ़ने के लिए। और जो रीडेबिलिटी या फिर ईज ऑफ यूज वाले हिसाब से कई साइनेजेस को बनाया नहीं गया, इसके कारण रेलवेज ने जो है डिसाइड किया था कि जितने साइनेज होते हैं रेलवे स्टेशन पर उनको यूनिफॉर्म कर दिया जाए। अब मुंबई CMT के अंदर जो साइनेजेस लगे थे वो एक प्राइवेट कंसल्टेंट को अपॉइंट करने के बाद में लगाए गए थे कुछ साल पहले, क्योंकि ये जो सबर्बन डिवीजन ऑफ मुंबई रेलवे है उसको थोड़ा अथॉरिटी जो है अलग तरीके से मैनेज करती है। ये साइनेजेस इजीली रीडेबल है, क्लियरली विजिबल है, लोगों को अंडरस्टैंडेबल है। साथ साथ क्योंकि ये बड़ा स्टेशन है तो यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें भी है, वॉशरूम, कैंटीन, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो हर किसी का साइनेज का आप कह सकते हो ड्राफ्ट रेडी है, जिसके कारण इन साइनेजेस को यूज़ किया जाने वाला है पूरे के पूरे देश के अंदर। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है श्रीनगर से, जहाँ पर जो दल झील है उसको क्लीन किया जाएगा दिल्ली बेस्ड एनर्जी सोल्यूशंस कंपनी क्लीन एफिनटेक से रिलेटेड के साथ। और ऑब्वियसली यहाँ की गवर्नमेंट भी इसके अंदर साथ में होगी और नफीद नाम की एक लोकल कंपनी भी यहाँ पर ज्वाइन करेगी साथ में का। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो एग्जिस्टिंग दल लेके उसको सिर्फ क्लीन किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में इसको क्लीन रखने के हिसाब से भी काम किया जाएगा। बेसिकली एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बनाया जाएगा गुप्त गंगा एरिया के अंदर जो श्रीनगर में आता है। साथ साथ जो वीड्स आती है, वाटर लिलीज जैसी चीजें आती है, उनको ट्रीट करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इनकी ग्रोथ वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली प्रमोट की जा सके। सॉलिड वेस्ट जो झील के अंदर पड़ता है उसको भी ट्रीट करने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए जाएंगे ताकि सॉलिड वेस्ट झील के अंदर जाए ना, और लोकल अवेयरनेस जैसे काम भी किए जाएंगे। तो दल झील बहुत जल्द हमें साफ होते हुए ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल मेडिकल कमीशन से, जिनने अप्रूव किए हैं 50 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इस साल, और इसके कारण देश में 8195 MBBS सीट्स का एडिशन हुआ है। तो दोस्तों कई लोग अभी भी ये मानते हैं कि देश में डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा हो गए, गली गली में डॉक्टर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बात है वो अर्बन एरियाज़ की है, और अर्बन एरियाज़ की भी जो है मिडिल क्लास टॉप एरियाज़ के अंदर है। रूरल एरिया में अगर आप भी जाते हो तो 10-10 गाँव के अंदर एक डॉक्टर नहीं होता। अभी देश के अंदर दोस्तों इसके वजह से 2 इश्यूज़ हुए थे। पहली बात तो ये कि मेडिकल सीट्स के अंदर एडमिशन मिलना मुश्किल है। दूसरी बात ये क्योंकि डॉक्टर्स इतने कम बनते हैं तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन उनके लिए बनता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर चाहे वो डोनेशंस हो, करप्शंस हो, कॉलेजेस की मनमर्जी हो, फीसेस हो, या जब फाइनली हॉस्पिटल्स में डॉक्टर आते हैं तो उसके बाद में हॉस्पिटल्स में लिए जाने वाले पैसे हो, ये कॉम्पिटिशन स्ट्रिक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं पर इंडियन सिटीजन्स के लिए एक्सपेंसिव बनता है और काइंड ऑफ अनफेयर भी बनता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स होना ज़रूरी है। और वैसे देखा जाए तो पिछले 30 साल के अंदर 1960s में जितने मेडिकल सीट्स थे ऑलमोस्ट 10 साल पहले उतनी मेडिकल सीट्स थे, लेकिन धीरे धीरे इनका एडिशन होना शुरू हुआ है। जैसे एम्स और दूसरे हॉस्पिटल्स बन के अभी कंप्लीट हो रहे हैं वैसे सीट्स ऐड हो रही है। और अच्छी बात ये है कि हर साल जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर वो बड़ी संख्या में बढ़ रही है। जैसे पिछले साल कम हुई थी, इस साल 8000 हुई है, होपफुली अगले साल 10,000 से ज़्यादा हो, तो एक अच्छी बात है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है दिल्ली से, जहाँ पर 200 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग ट्रैक को डेवलप किया जाने वाला है 550 करोड़ रुपए की कीमत के साथ में, और 3 फेजेस में इनको डेवलप किया जाएगा। जब ग्रीन एरियाज के साथ में इस तरीके के ट्रैक्स बनाए जाएंगे जो कि प्रॉपर कनेक्टिविटी लोगों को प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों दिल्ली के अंदर वैसे पहले साइकिलिंग ट्रैक्स बने हैं, लेकिन जो DD के वाइस
वाइस चेयरपर्सन है उनका खुद का ये कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो रूट प्लानिंग थी वो सही नहीं थी। इसके अलावा एनक्रोचमेंट, मिसयूज और प्रैक्टिकल रूट प्लानिंग न होने की वजह से इनका यूज नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो है इसके ऊपर दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो नए रूट्स बनेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे से प्लान होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे नासिक से, जहां पर पुणे नासिक का जो रोड है, हाईवे है, इसके अंदर शहर के अंदर होने वाली कंजेशन को मिटाने के लिए वो भी अगले 30 साल के प्रोजेक्शन के साथ में 8 लेन का एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाने वाला है जो कि पुणे के भोसरी, कसारवाड़ी और मोशी एरियाज में से गुजरेगा। तो दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले आपको खबर दी थी कि गडकरी जी ने बोला है कि वो हाईवे बनाएंगे, लेकिन तुरंत डिटेल्स भी आ गए हैं कि ये 8 लेन का रोड होगा, 30 साल के प्रोजेक्शन के साथ में होगा और एलिवेटेड होगा। तो पुणे के अंदर रहने वाले लोगों को रिलीफ मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCCL से, जिन्होंने कहा कि वो 600 मेगावाट्स ऑफ बिजली सप्लाई करेंगे ग्रिडको को, जो ओडिशा की ट्रांसमिशन कंपनी है, और इसके वजह से जो पावर मिल रही है यहाँ पर इस कंपनी को वो साफ होगी। तो दोस्तों नाम चाहे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, ये विंड एनर्जी में भी काम करता है, तो ओडिशा को जो बिजली मिलने वाली है वो विंड एनर्जी होगी और इसके कारण ओडिशा के अंदर जो गुड चंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी आने वाले समय में होगा वो ग्रीन एनर्जी का होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है तमिलनाडु से, जहां पर स्टेट ने टच किए हैं 1.76 लाख करोड़ रुपीस ऑफ एक्सपोर्ट्स और ज्यादातर ये IT एक्सपोर्ट्स है। और इसी कारण यहाँ पे जो CM है स्टेट के, उनके द्वारा कहा गया है कि जो इनका गोल है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसके लिए सही राह पर चल रहे हैं। लेकिन इससे जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है वो ये है कि पिछले 4 साल में स्टेट में $60 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स आए, जिनमें से 75% इन्वेस्टमेंट्स कन्वर्ट हुए। तो दोस्तों जो देश के अलग अलग स्टेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट्स होते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पर कई बड़ी बड़ी कंपनीज आकर इन्वेस्टमेंट कमिट तो कर देती है। जैसे भी रिसेंटली कुछ इलेक्ट्रिक स्टार्टअप्स थे जिनके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ भी नहीं पड़ा और वो 20-20 करोड़ की कमिटमेंट कर रहे थे। वैसी कंपनीज जो है एक्चुअल में कभी इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल पैसा जो है कभी ला ही नहीं पाती। लेकिन बहुत बड़ी बात तमिलनाडु के अंदर ये है कि जिन कंपनीज ने पैसा लाने का प्रॉमिस किया उनमें से 75% ने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स की, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हुबली एयरपोर्ट से, जहां पर हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है उनके द्वारा अप्रूव कर दी है 273 करोड़ रुपीस इस एयरपोर्ट टर्मिनल के एक्सपांशन के लिए। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो इस एयरपोर्ट टर्मिनल को 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बढ़ाएगा और इसके वजह से ये एयरपोर्ट टर्मिनल 1400 पीक पावर पैसेंजर्स को केटर कर पाएगा, यानी कि 700 के डेली अराइवल्स और 700 डेली डिपार्चर्स। तो एयरपोर्ट जो है ये एक मीडियम लेवल सिटी के होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ रहेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है लखनऊ शहर के 4 बाग रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जहाँ पर 500 करोड़ रुपीस का मेक ओवर हमें देखने के लिए मिलने वाला है और 7 मंजिला बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी, जो कि 8,299 स्क्वायर मीटर्स का ग्राउंड फ्लोर स्पेस रखेगी और अप्रोक्सीमेटली थोड़े आसपास के एरिया के अंदर और फिर आगे जाकर थोड़े कम एरियाज के हमें ऊपर के फ्लोर्स भी देखने मिलेंगे, जो कि स्टेशन एरिया के अंदर मच नीडेड स्पेस को केटर करेंगे। वैसे तो उसका काम शुरू हो गया है नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा और अच्छी स्पीड में प्रोग्रेस हो रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नए पॉलिसी रिलीज से रिलेटेड, जहां पर हमारे PM जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सिस्टम के अंतर्गत सागर समृद्धि स्कीम को लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो दोस्तों जो पोर्ट्स है मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज के अंतर्गत, उनके यहाँ पे ड्रेजिंग की जाती है। बेसिकली जो कोस्ट के नीचे का जमीन है उसको गहरा बनाया जाता है ताकि बड़े शिप्स वगैरह आ पाए, जो शिप्स आ रहे उनको नुकसान ना हो। लेकिन ये काम जो है ढंग से मॉनिटर हो पाए, क्वालिटी के अंदर हो, इसके लिए इसकी अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, लाइव ट्रैकिंग की जाएगी, जिसकी वजह से ठीक से और प्रॉपर स्पीड से ये काम हो पाए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो कोलकाता के NKDA या न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया कि उन्होंने 3 ऐसे नए रोबोट्स खरीदे हैं जो न्यू टाउन के अंदर ड्रेन नेटवर्क्स को क्लीन करने का काम करेंगे। तो दोस्तों आपको थोड़ा मैं अनफॉर्चुनेट बैकग्राउंड बताता हूँ। अराउंड 1.5 साल पहले जब इंफ्रा न्यूज शुरू हुई थी तब मैंने ये खबर दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डायरेक्ट पॉलिसी निकाली थी कि देश के अंदर जहाँ पर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और लेबर्स जो कई बार ऐसे मैनुअल्स में जाने के बाद में अपनी जान खो बैठते हैं गैसेस की वजह से, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीज़ें इनैक्ट की तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं की। स्टेट गवर्नमेंट ने इनैक्ट की तो जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा तो दिया मशीन यूज़ करने का, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्वार्थ और पैसा के चक्कर में जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग को जारी रखा और उसके बाद में भी खबरें आती रहती थी कि किस तरीके से लोगों की जानें जा रही थी। लेकिन एटलीस्ट कोलकाता के अंदर हमें ये इनिशिएटिव देखने मिला है जहाँ पर ऐसी 3 मशीन अभी मंगवाई गई है और होपफुली देश के अंदर बाकी बड़े शहरों के अंदर हमें एक्चुअल में मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म होती हुई नजर आएगी। अगली खबर फिर से कोलकाता से आ रही है, जहां पर वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को दिया है $148 मिलियन का लोन और ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। तो दोस्तों राइस फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पर होती है वेस्ट बंगाल के अंदर, इसको प्रिजर्व करने के लिए स्टेट के अलग अलग हिस्सों के अंदर चेक डैम्स, स्मॉल स्केल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, क्रीक रिहैबिलिटेशन, ट्यूब वेल्स और पंप डक वेल्स बनाने के लिए ये पैसा यूज किया जाएगा। वेस्ट बंगाल एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट फेज 2 के अंतर्गत ये काम होगा और डिपार्टमेंट ऑफ
वाटर रिसोर्सेज इन्वेस्टिगेशन एंड डेवलपमेंट एंड वाटर यूजर एसोसिएशंस, इसके अंतर्गत ये काम किया जाएगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो राम कुमार शर्मा पूछते हैं, व्हाई डोंट मोर पॉलिटिशियंस टेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अर्बन प्लानिंग मोर सीरियसली इवन दो दे एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम्स ऑफ बैड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग एज वेल। तो देखो यार, अभी ना ये थोड़ा लंबा आंसर होगा आस्क पीटी का, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूँ। देश के अंदर जो पॉलिटिक्स चली है आज़ादी के बाद में आने वाले 30-50 साल तक, वो इंफ्रा से बहुत दूर थी। हमारे देश के अंदर जनरली इंफ्रा जो है वो कभी भी अवेयरनेस लेवल पहुंच नहीं पाया, क्योंकि इंडिया को कभी भी समझा ही नहीं गया केपेबल कि इंफ्रा हम बना सकते हैं कि नहीं, पहली बात वो। दूसरी बात ये कि इंफ्रा बनाने से फ़ायदा क्या होता है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रा एक बहुत ज़्यादा बेसिक फाउंडेशन है जो कि पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इंडिया को नहीं पता था बहुत लंबे समय तक। वो चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं की गई। इनफैक्ट जो पॉलिटिशियंस की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात की गई है सवाल के अंदर, वहाँ पर हमारे पॉलिटिशियंस ने पूरा का पूरा जो काम है वो 3-4 बेसिस पे ही किया। इलेक्शन जीतने का काम की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, डिवीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, रीजनल आइडेंटिटी, इन बेसिस पे जो है हर इलेक्शन को लड़ा जाता और वोट्स को जो है साइड किया जाता। ऐसा वोटर बेस था ही नहीं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी पार्टी ले आ रही है वो देखकर उनको वोट दे। अब दोस्तों ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि लोगों में उतनी अवेयरनेस थी नहीं कि वो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी चूज कर पाया, तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस जो है वो इन बातों पे फोकस क्यों करेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट ऐड कर देता हूँ, एक पॉलिटिशियन जो होता है उसका काम जो होता है वो सर्विस देना नहीं होता है। एक पॉलिटिशियन का जो काम है आज के डेट में वो अगला इलेक्शन जीतना है। तो अगले इलेक्शन जीतने के लिए उनको चाहिए वोट्स, और वोट्स इंफ्रा बनाने से नहीं आएंगे क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ रही इंफ्रा की इंपॉर्टेंस, क्योंकि उतनी अवेयरनेस है नहीं। तो ऐसे बातों पे ही फोकस किया जाएगा जो कि इजीली वोट्स दिला सके। और हम अभी भी जो इलेक्शंस होते हैं देश के अंदर वहाँ पर ये देखते हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस को फेस नहीं करेंगे। पहली बात, पॉलिटिशियंस को जो बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है कि इंफ्रा क्यों ज़रूरी है, इंफ्रा से इकोनॉमी कैसे बढ़ती है, इंफ्रा से जॉब्स कैसे आते हैं, इंफ्रा जो है स्टेट के अंदर या नेशन के अंदर इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए क्यों ज़रूरी है, वो ऑब्वियसली उतने लेवल पे उनको समझ में नहीं आती। प्लस वोटिंग का इशू मैंने जो कहा वो तो है ही, तो ऑब्वियसली वो फोकस नहीं करेंगे। रिसेंटली पिछले 10-12 सालों से कम्युनिटी डेवलप हुई है देश के अंदर, जो कि हार्डली मेरे हिसाब से 5 से 10% वोटर बेस की भी नहीं होगी, जो इंफ्रा और ऐसे डेवलपमेंट स्कीम्स के बेसिस पर वोट्स देती है। लेकिन क्योंकि ये 10% भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा बन के आता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर अभी गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो अभी रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन के, उन्होंने इंफ्रा पे फोकस करना शुरू हुआ है, जहां पर एक्चुअल में इंफ्रा को सेलिब्रेट किया जाता है। एक छोटा सा रोड बनते वक्त भी इतना प्रमोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश के अंदर लोग उसके बेसिस पे अभी वोट करना शुरू कर चुके हैं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो पॉलिटिशियंस जो है वो झक मार के उसके ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, और इसके लिए ये जो वोटर बेस है जो इंफ्रा के बेसिस पे वोट करती है उनका बढ़ना जरूरी है। अगर वोटर वैसा ही रहेगा जो रीजनल आइडेंटिटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, डिविजन्स के बेसिस पे वोट दे रहे हैं अपने आसपास वाले पॉलिटिशियन को, तो वो पॉलिटिशियन भी कभी उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेगा कि उसका काम वोट ले आना है। और इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी ये है कि अगर एज इंफ्रा एंथुसियास्ट के बारे में अगर आप पूछो कि हमको किसको वोट देना है, तो आपको ऑब्वियसली उसको देना है जो इंफ्रा के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हो। और अगर ये वोटर रिकॉल के अंदर या वोटर काउंटिंग के अंदर ये चीज़ें दिखने लगी तो ऑटोमेटिकली हमें चीज़ें सही होते हुए नजर आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, आप नीचे मुझे कमेंट्स में वो #AskPT के साथ में पूछ सकती हो। अगर आपके पास कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए है तो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, जहाँ पर अगर आप फर्स्ट होती हो न्यूज़ देने वाले तो आपको हमारे टाइम स्टैम्प के अंदर क्रेडिट्स मिलता है। साथ साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम बहुत करीब है 5 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो वो पूरा करने के लिए हमारी मदद करें और मिलेंगे अगली वीडियो में।